गाइस, तो कैसे हो आप सभी। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया है कि मैं अब एक डू और डाई चैप्टर्स की एक लिस्ट पोस्ट करने वाली हूँ इस वीडियो में, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ये चैप्टर्स हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, उस बच्चे के लिए भी जो सिर्फ क्वालिफाई करना चाहता है, जिसका बिल्कुल भी अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं हुआ है, और उस बच्चे के लिए भी जो 650 प्लस एम करता है। तो ये चैप्टर्स हर किसी के लिए, जैसे मैंने बोला, डू और डाई चैप्टर्स हैं, गोल्डन चैप्टर्स हैं, आप इन्हें स्किप कर ही नहीं सकते। अगर आप ऐसा कोई चैप्टर भी है जो इसमें से आपने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आप उसका PYQ भी ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो फिज़िक्स, केम और बायो तीनों सब्जेक्ट्स के मैं बताने वाली हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स रहेंगे वेटेज के हिसाब से। और ये एनालिसिस मेरा कोई पर्सनल एनालिसिस नहीं है। जब भी हम किसी चीज़ का एनालिसिस लगाते हैं तो प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे कि वो चैप्टर कितना कितना पूछा गया है, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी बेसिस पे लगाते हैं। और यार स्टूडेंट का जो वर्किंग क्राइटेरिया होता है वो उसी के ऊपर बेस्ड होता है। जब मेरा भी यही था कि क्रोनोलॉजी अपनी सेट करना इसी बेसिस पे कि मैं किस चैप्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ, किस चैप्टर को कम प्रायोरिटी दूँ, क्योंकि इन द एंड आप पूरा सिलेबस नहीं लेके बैठते, आप इसी हिसाब से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड करते हो कि कैसे आपको क्या क्या रिवाइज करना है। तो यही एक एनालिसिस मैंने बनाया है प्रीवियस ईयर्स के ग्राफ को देखते हुए, और वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कीप द वीडियो गाइस, वॉच इट टिल द एंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक ये पाई चार्ट ग्राफ जैसा प्रिपेयर किया है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मतलब कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्या हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी को देख लेते हैं। तो अगर हम उसमें जाएंगे तो जैसा कि सब जानते ही हैं कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन ये 18% कंस्टिट्यूट करेगा, क्योंकि ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आप अगर NCERT से भी पढ़ लोगे तो नीट में लगातार इनसे हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप पिछले 15 ईयर्स उठा के देख लोगे तो ये तो एक मस्ट डू है, 5 स्टार है इस पर। आपको जेनेटिक्स और एवोल्यूशन छोड़ना ही नहीं है, इसकी NCERT रीड करके जानी है आपको अच्छे से। और फिर उसके बाद अगर हम आते हैं तो आता है सेल वाली यूनिट, मतलब सेल लाइफ और मतलब स्ट्रक्चर एंड लाइफ और प्लस सेल साइकिल भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे मैं मानती हूँ काफ़ी ईजी चैप्टर है वो, तो आप बहुत ईजिली उसे कर सकते हो। उसमें सेल साइकिल पे हमेशा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो वो NCERT से भी अगर आप रीड कर लोगे ना, ऐसा मैचिंग आ सकती है मेरे अकॉर्डिंग कि मतलब क्या किस फेज में हुआ था। तो आप वो वाला ही पैराग्राफ अगर अच्छे से रीड कर लोगे कि S फेज में ये हुआ था, M फेज में वो हुआ था, तो आपका उससे क्वेश्चन सही हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट आप देखोगे तो है रिप्रोडक्शन। इसमें आप डायग्राम्स पे ज़रूर ध्यान देना है NCERT के। और बाकी अगला आप जाओगे अगर तो है ह्यूमन फिजियो एंड प्लांट फिजियो, प्लांट एंड ह्यूमन फिजियो दोनों ही। ह्यूमन फिजियो प्लांट फिजियो के आप अगर NCERT ही पढ़ लोगे ना तो NCERT से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, तो आप उसे ही अच्छे से रीड कर लोगे तो ये आपका अच्छे से कवर अप हो जाएगा। और अगर 9% पे आप देखोगे तो एक चैप्टर है माइक्रोब्स वाला, जिसका नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, इससे आप बहुत इजीली स्कोर अप कर सकते हो। अगर आप माइक्रोब्स के नाम वगैरह याद कर लोगे और कौन माइक्रोब क्या करता है, सिंगल सेल प्रोटीन, वो सब याद कर लोगे तो आपको बहुत इजीली आप क्वेश्चन ठीक कर दोगे इसमें से। फिर अगले में आता है इकोलॉजी, इससे भी NCERT से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। और पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो आप पढ़ लेना इसमें। और फिर अगले में आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे 6% में तो आता है बायोटेक। और बायोटेक बहुत ही ईजी है, मुझे पर्सनली बायोटेक बहुत पसंद थी जब मैं पढ़ती थी। तो उसमें एप्लीकेशन वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोसेसेस वाले पार्ट से। इसमें से आप NCERT पढ़ लोगे तो ये बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से एक स्टैटिस्टिक्स है जो मैंने प्रीवियस ईयर को देख के बनाई है आपके लिए, कि आपको किस क्रोनोलॉजी में इधर से फॉलो करना है चैप्टर्स को रिवाइज करते टाइम और क्या क्या नहीं छोड़ना है। अब अगला अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक वो जो है रेड वाले टॉपिक्स जिनमें से 5-4 क्वेश्चन होंगे जो फिर आप नहीं छोड़ सकते हो, और एक वो है जो ब्लू है जिसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे बट ये भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। और उस पॉइंट पे जबकि मतलब नहीं अच्छे से कवर हुआ है या फिर फिजिक्स फोबिया है काइंड ऑफ थिंग्स है, तो उसमें ये आपको ध्यान में देने ही देने होंगे। तो उसमें 5 पॉइंट्स में ऑब्वियसली सब हर कोई जानता है, मॉडर्न आएगी हमारे लिए।
अब इसमें से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, वो एच न्यू वाली चीज़ें, उस पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनेगा। अब 4 में हम देखेंगे तो 4 मार्क्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी, और 4 मार्क्स वाले चैप्टर्स में हमारे लिए होगा रे ऑप्टिक्स और यूएनडी, यूनिट एंड डायमेंशंस। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा टफ चैप्टर है, तो उसमें अगर मैं बताऊँ आपको नहीं भी आता है ना, तो उसमें एंड में पावर वाले कुछ फॉर्मूलेज है, वो आप पढ़ लेना। रे ऑप्टिक्स तो टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, उसके फॉर्मूला आपको याद होंगे तो आप कैसे ना कैसे करके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही अगर आ जाएगा एग्जाम में तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। और यूएनडी भी काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। तो ये बहुत ही अच्छे चारों चैप्टर्स हैं जो आपको देख लेने हैं। उसके बाद 3 मार्क्स में अगर हम आएंगे तो थर्मल फिजिक्स आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, एंड देन सेमीकंडक्टर्स। तो ये था एक फिज़िक्स का ओवरव्यू। अब देन टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में एक 5 पॉइंट टॉपिक होता है हमेशा जो सब कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। ये आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। इसमें से ऑक्टेट वाले पे भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं, उससे आप देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो पी ब्लॉक, और उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें तो बस सिर्फ फॉर्मूले ही देखने होंगे आपको, मॉडल वगैरह पे क्वेश्चन आता नहीं है। जो एंड में लाइंस और स्पेक्ट्रम वाले फॉर्मूले होते हैं ना, उसमें ये आप देख लो, स्पेक्ट्रम, नंबर ऑफ लाइंस, इसी पर से क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको इसमें देखना है। एंड देन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इम्पॉर्टेंट है। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल इसमें इम्पॉर्टेंट है। एंड देन अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये था एक ओवरव्यू चैप्टर्स का जो कि आपको पढ़ के जाना रहेगा। और ये मतलब इसमें से कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो फालतू है, इन चैप्टर्स को आप स्किप ही नहीं कर सकते, गोल्डन चैप्टर्स हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपको क्या चैप्टर्स हैं, क्या टॉपिक्स हैं जिन्हें एंड डेज में किस हिसाब से कवर करना है, किस किस टॉपिक को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगी आपका एक अच्छा स्कोर सेट करने में। सो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज दीज चैप्टर्स वेरी वेल एंड टच ईच एंड एवरी लाइन इन द बायो of NCERT, of which chapters I've told you. Don't forget to revise all the diagrams in the NCERT, and don't forget to revise if any tabular form or any value is given in the NCERT of these chapters. Be focused, don't distract yourself over things, don't study new things, just revise and revise and keep practicing. Be focused and all your hard work gonna pay off. It's just a matter of 4-5 days now. It's the last time. Accelerate your preparation, stay focused, and you're soon gonna land up in a government medical college. That's my good wishes to all the aspirants giving NEET 2023. Good luck, guys.